अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो है उन दोस्तों के लिए जो प्रैक्टिस में नए आए हुए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में केस स्टेजेस मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और हम आज क्रिमिनल साइड सीआरपीसी के अहम सेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर आउटलाइन दी गई है, तो उसमें पहले नंबर पर आता है क्राइम। तो आज हम देखेंगे क्राइम, उसके बारे में अबाउट क्राइम कि क्राइम क्या है, कैसे आता है, कैसे होता है। उसके बाद एफआईआर के बारे में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तीसरे नंबर पर आती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन, कि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है और मजिस्ट्रेट या कोई कमिश्नर अपॉइंट होता है वो इंक्वायरी करता है। चौथे नंबर पर आता है केस चालान, वो कैसे होता है देखेंगे आज। उसके बाद कोर्ट ट्रायल, कोर्ट में ट्रायल कैसे चलता है। कोर्ट्स के पावर छठे नंबर पर। सातवें नंबर पर एफआईआर टू जजमेंट्स जो है पूरा आज हम देखेंगे। सेशन साइड अलग, मजिस्ट्रेट साइड से अलग ट्रायल, वो हम आज देखेंगे। प्लस में कुछ सेक्शन इसमें तकरीबन ऐसे हैं जिसमें जो है ना लॉ के टेस्ट की तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी। तो शुरू करते हैं अबाउट क्राइम। पहले देखते हैं हम क्राइम केस, उसके बाद आते हैं एफआईआर की तरफ। अबाउट क्राइम, अबाउट क्राइम में आ जाता है पहले नंबर पर मोटिव, मोटिव ऑफ क्या था। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है इंटेंशन, उसका इरादा क्या था। तीसरे नंबर पर उस प्रिपरेशन, उसने तैयारी कैसे की, कितने जने थे। और चौथे नंबर पर एग्जीक्यूशन, उसने अमल उस जो है क्राइम को कैसे दिया, सरंजाम कैसे दिया उस क्राइम को। तो इसमें सब सेकंड नंबर पर जो इंटेंशन है ना, वोल मैटर इज डिपेंड दैट, कि सारा मैटर जो होता है वो डिपेंड करता है इंटेंशन पर। तो हम आ गए अब एफआईआर की तरफ। एफआईआर 154 सीआरपीसी। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अगर कोई भी क्राइम होता है तो उसकी जो है ना रिपोर्ट की जाती है, जिसे कहते हैं एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। 154 सीआरपीसी के तहत अगर कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करता, कोई जवाब दे देता है, ये अक्सर ऐसा होता रहता है कि वो आपको कहते हैं कि आप जो है ना 155 सी एनसी, नॉन कागजेबल ऑफेंस होता है, उसकी होती है 155 के तहत एनसी। और जो कागजेबल ऑफेंस होता है उसकी होती है एफआईआर। तो अक्सर पुलिस वाले ऐसे करते हैं कि कहते हैं उनको कि आप चले ऐसा करें, अभी हमने आपकी एनसी जो वो काट दी है, आप ऐसा करें मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आए। अगर आपको कोई इंजरी वगैरह हुई है या ऐसा कुछ हुआ है तो आप जाके डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आए। उसके बाद हम जो है ना फर्दर एफआईआर वगैरह वो लॉन्च करके फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये होता है, ऐसे भी होता है अक्सर। तो उसके बाद वैसे 22A61 जस्टिस ऑफ पीस, पावर है ये सेशन कोर्ट को, कि वो डायरेक्शन दे सकती है, ऑर्डर कर सकती है। वहाँ जो हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं 22A61 के तहत सेशन जज में, सेशन कोर्ट। तो वो सेशन जज जो है वो ऑर्डर करता है एफआईआर का, फिर एसएचओ एफआईआर जो है वो लॉन्च कर देता है। उसके बाद अक्सर ऐसा भी होता है कि जैसे ही हम 22A61 फाइल करते हैं जस्टिस ऑफिस, तो वो डायरेक्शन भी दे देता है कि आप ऐसा करें कि आप एफआईआर को छोड़ें, डायरेक्ट कंप्लेन पर आ जाएं। ये ऑर्डर भी दे सकता है 22A61 के तहत। अक्सर ऐसा होता भी है। वरना ये है कि 200 सीआरपीसी डायरेक्ट कंप्लेन, ये आप डायरेक्ट भी फाइल कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन जो है अवेलेबल है, आप डायरेक्ट भी, अगर आपका एनसी कर रहे हैं दाखिल लेकिन एफआईआर नहीं कर रहे, तो आप जो है ना डायरेक्ट कंप्लेन में आकर अपने केस को चला सकते हैं। तो पहले ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट कंप्लेन को देखते हैं इसके स्टेजेस, उसके बाद फिर एफआईआर की तरफ आते हैं। और ये एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को फाइल की जाती है। फिर ये मजिस्ट्रेट देखेगा, अगर उसके चलाने वाला सेक्शन है तो अपने पास रखेगा, वरना ये सेशन के पास ट्रांसफर कर देगा।
एप्लीकेशन फाइल जो होगी वो मजिस्ट्रेट के पास होगी, मजिस्ट्रेट उसकी एग्जामिनेशन करेगा, उसके बाद उसके चलाने जैसा सेक्शन होगा एग्जामिनेशन के बाद तो वो अपने पास रखेगा, अगर नहीं तो फिर सेशन के पास ट्रांसफर कर देगा। एग्जामिनेशन के बाद आ जाते हैं इशू ऑफ प्रोसेस। इशू प्रोसेस वो 68 से 89 तक होंगे। उसके बाद वो जिसके खिलाफ दाखिल की गई है 200 CRPC डायरेक्ट कंप्लेन, वो जिसके खिलाफ दाखिल की गई वो आएगा और अपनी श्योरिटी जमा कराएगा। उसके बाद फिर उसका ट्रायल चलेगा, जहाँ ट्रायल चलने वाला होगा सेशन के पास या मजिस्ट्रेट के पास, जहाँ भी होगा फिर वहाँ पर उसी कोर्ट में ट्रायल चलेगा लास्ट पे। और इसमें जो इशू प्रोसेस होंगे ये सारे इसके स्टेजेस हैं। इशू प्रोसेस भी इसका स्टेजेस है जिसमें 68 से लेके 89 तक, ये हम अभी थोड़ा इसको डिफाइन कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाएगी। तो आ गए इशू प्रोसेस में 68 से 89। तो पहले देखते हैं 68 से 74 तक जो है समन्स वगैरह निकलेंगे। उसके बाद 75 से 86 तक वारंट निकलेंगे उसके खिलाफ। पहले समन पर उसको बुलाएंगे, उसके फिर बाद वारंट निकालेंगे उसके खिलाफ, केस को लेकर आओ, पुलिस को कहेंगे कि इन्हें लेकर आएं जिनके खिलाफ ये केस फाइल हुआ है। फिर भी अगर वो नहीं आता, भाग जाता है, तो 87 के तहत उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करार दिया जाएगा कि ये भगोड़ा है। उसके बाद अगर कोई उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो सिर्फ उसके नाम पर होगी वो 88 के तहत उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, पुलिस के तहत कोर्ट अपनी गिरफ्त में लेगी 88 के तहत। उसके बाद वो बंदा खुद आ जाता है 89 में, अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रिलीज करवाएगा, खुद जो कोर्ट से आकर रुजू करेगा और अपनी प्रॉपर्टी रिलीज कराएगा। उससे रिलीज कराने से पहले श्योरिटी जमा कराएगा कि अब मैं आ गया हूँ और कोर्ट को फेस करूंगा, भागूंगा नहीं, और 89 के तहत वो अपनी श्योरिटी रिलीज कराएगा। उसके बाद ये है कि ट्रायल उस पर चलेगा वो कोर्ट में। डायरेक्ट कंप्लेन कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम आ जाते हैं अभी जिसको पीछे छोड़ के रहे थे FIR, तो हम आ जाते हैं अभी FIR की तरफ। तो जिसके खिलाफ FIR दाखिल की गई है, जिसके खिलाफ, तो वो जो है बेल करा सकता है अपनी 498 एक बेल से जो होती है, ये होती है बाहर से बेल 498 498 के तहत बेल करा सकता है, जिसको हम ABA कहते हैं। ये सेशन कोर्ट में भी दाखिल की सकती है। मिसाल के तौर पर अगर जिसके खिलाफ ये FIR दाखिल की गई है वो आउट ऑफ प्रोविंस है, तो वहाँ की हाई कोर्ट में जाकर बेल कर ABA वहाँ फाइल कर सकता है। उसके बाद फिर अपने सूबे के तहत इन होके वहाँ पर भी ये फाइल की जा सकती है। अभी आपको हम दिखाते हैं। ये FIR लार्ज होने के बाद बेल दाखिल की जाती है 498 के तहत। जिसको पता चल जाता है कि मेरे खिलाफ FIR दाखिल की गई है, तो वो सेशन कोर्ट से जो है रुजू करके एप्लीकेशन फाइल करके वकील के थ्रू अपनी बेल करा सकता है। उसके अलावा मिसाल के तौर पर अगर वो उस शहर में नहीं है, अगर वो आज उसे खतरा है, अगर मैं उस अपने शहर में जाऊंगा वहाँ जहाँ पर FIR दाखिल की गई है मुझ पे, वो मुझे पकड़ लेंगे पुलिस वाले, तो जहाँ पर वो मौजूद है तो हाई कोर्ट में जाकर वहाँ से भी बेल करा सकता है अगर वो उस प्रोविंस में। अगर आउट ऑफ प्रोविंस है तो मुल्क के किसी भी हाई कोर्ट में जाकर वो अपनी जो है प्रोटेक्शन बेल ले सकता है। उसके बाद वो प्रोटेक्शन बेल लेने के बाद फिर आएगा उसी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, वहाँ जाकर फिर से वो इफ बेल जो है ना वहाँ पर सेशन कोर्ट में लेगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा वैसे ही जैसे उसने हाई कोर्ट में फाइल की थी कि मुझे बेल चाहिए, फिर वहाँ उसको बेल मिलती है। ये कहलाती है इंटीरियम बेल।
वहाँ उसको उस वक्त उसी वक्त इंटीरियम बेल मिल जाएगी। उसके बाद उसका टाइम फिक्स होता है 10 डेज या 15 डेज, उसके बाद उसे अपीयर होना होता है। उसके बाद बेल फिर कंफर्म होती है या डिसमिस या रिजेक्ट की जाती है उसकी बेल। उसके बाद आता है हाई कोर्ट से जो है ना क्वाश करा सकते हैं एनी स्टेज। कोई भी मिसाल के तौर पर लगता है कि ये एफआईआर जो फाइल की गई है हमारे खिलाफ, काटी गई है एफआईआर, वो सारी झूठी है और उस झूठी एफआईआर के तहत हमें फंसाया जा रहा है 561A। इसके तहत हाई कोर्ट से जो है वहाँ रुजू करके जो एफआईआर लॉन्च की गई है उससे जो है क्वाश करा सकते हैं एनी स्टेज ऑफ केस। जहाँ पर भी आपको पता चलता है कि हमारे खिलाफ एफआईआर दाखिल की गई है और हमें पता चल गया, आप तो आप जाकर वहाँ हाई कोर्ट से रुजू करके वहाँ 561A के तहत एप्लीकेशन फाइल करेंगे लॉयर के थ्रू कि ये एफआईआर हम पर जो है ना बेबुनियाद और झूठी एफआईआर जो है वो दाखिल की गई है। तो वहाँ से भी आप एफआईआर को जो है ना ख़त्म करवा सकते हैं। ये जल्दी जल्दी में हम थोड़ा मुख्तसर सा करके चलेंगे, नहीं तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा लेक्चर, इसलिए मुख्तसर सा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए जाएंगे, जैसे जल्दी से जल्दी हम इसे कवर करते जाएं। इन्वेस्टिगेशन के तीन तरीके तीन तीन तरीकों से इन्वेस्टिगेशन होती है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन 156 के तहत, जिसमें ऑल आवर क्राइम्स आ जाते हैं पीपीसी के, जितने भी क्राइम्स होते हैं, ऑफेंसेस होते हैं, वो इसके तहत इन्वेस्टिगेशन करते हैं पुलिस वाले। ये पुलिस पावर्स हैं 154 से लेके 173 तक, ये सारे पावर्स पुलिस को दिए गए हैं। तो जैसे ही एफआईआर लॉन्च होती है उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होती है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट मिली है उसके तहत हम इंफॉर्मेशन जो मिली है देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि वाकई ऐसा कुछ हुआ भी है कि नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं ऑल ओवर जो है 156 के तहत। उसके बाद 156A आ जाता है, जिसको इन्वेस्टिगेट करता है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। 295C पीपीसी का सेक्शन है, अगर होगा तो उसमें इन्वेस्टिगेशन 156A के तहत सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करेगा इन्वेस्टिगेशन, वो सारा इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा। क्योंकि 295 आ जाता है गुस्ताख रसूल, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी शान में कोई गुस्ताखी वगैरह की हुई हो तो वो आ जाता है। उसके बाद आ जाता है 156B जिना। तो इसका भी जो है इन दोनों का जो 156A और 156B इन दोनों में जो है इन्वेस्टिगेशन वो एसपी रैंक का करेगा। लेकिन तो जैसे ही एफआईआर लॉन्च होती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली है। उसके बाद देखना ये है कि पुलिस को, क्योंकि ये पुलिस की पावर्स है 154 से लेके 173 तक, ये सारी पावर्स आती है पुलिस के तहत, पुलिस पावर्स है। तो उसमें 156 में जो इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस, वो ऑल क्राइम्स जितने भी होते हैं पीपीसी के तहत वो सारे इसमें इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे। उसके बाद 156A, इसमें ये है कि इन्वेस्टिगेशन होगी सिर्फ एक मखसूस क्राइम पीपीसी के तहत। 295C गुस्ताख रसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर किसी ने गुस्ताखी की हुई है तो उसके खिलाफ एफआईआर दाखिल की गई है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन एसपी रैंक का ऑफिसर होगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा इसमें भी। और 156B जिना में भी अभी 2021 के एंड में जो है इसमें थोड़ी अमेंडमेंट की गई है 156B में कि जिना, इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये भी है अभी कि पहले होता था कि सिर्फ जो है वो वुमेन वहां पर मौजूद होगी, अभी ये है कि सारी इन्वेस्टिगेशन में भी वो इन्वॉल्व होगी। वो सारा जहां जहां पर इन्वेस्टिगेशन होगी, जहां हर स्टेज पर लेडीज पुलिस जो है एक, वो इसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल होगी। क्योंकि और उसके अलावा इसमें दूसरी चेंजिंग ये की गई है, इसको इस दहशतगर्दी के जिम्मे में लाया गया है इस सेक्शन को।
ये 2021 के एंड में जो है ना, ये इसमें अमेंडमेंट की गई है। तो ये हो गई इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के 3 तरीके हैं, 156, 156 ए और 156 बी। ये तीनों इन्वेस्टिगेशन के सेक्शंस हैं। 156 इसका हो गया अभी ये सारा इन्वेस्टिगेशन जो भी हुआ उसके बाद जैसे ही एफ आई आर लॉन्च होती है उसके बाद उसके एंड में लिखा जाता है 157। ये है प्रोसेस के हमने ऐसे एफ आई आर को कहाँ सबमिट करवाना है, कहाँ किया, कैसे किया, और रिपोर्ट की कॉपीज कहाँ कहाँ किसको दी। 157 के तहत प्रोसेस रिपोर्ट, जो रिपोर्ट बनी जैसे ही एफ आई आर लॉन्च हुई उसके पीछे लिखा जाता है कि हमने ये कॉपीज इस तहत के जमा कराई है डीएसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस, ये वो सारा कुछ आ जाता है 157 के तहत। और कैसे बनानी है ये इसमें सारा कुछ जो लिखा हुआ है 157 में। उसके बाद आ जाता है 158 हाउ टू सबमिट इट। एफ आई आर तो हो गई, 157 के तहत वो डीएसपी ऑफिस, डीएसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस, जहाँ जहाँ देनी होती है मजिस्ट्रेट को वहाँ दी गई। उसके बाद जो है ये सबमिट कैसे होगी 158 के तहत वो बताया गया है कि ये 157 के तहत आपने बनाई कैसे, फिर 158 के तहत हाउ टू सबमिट। इसमें आपने सबमिट कैसे करानी है, पुलिस को पावर दी, ये सारे पुलिस के पावर्स हैं, तो कहाँ कैसे देनी है सारा कुछ ये 158 में बताया गया है कैसे सबमिट करवानी है। 159 ये मजिस्ट्रेट का पावर है, जहाँ मर्जी जहाँ पर भी केस जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है किसी भी स्टेज पर अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको होल्ड कर सकता है। ये मजिस्ट्रेट का पावर है, देखो भाई यहाँ तक जो है ना इसे रोक दो, इसके जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो यहाँ इसे रोक दो। ये मजिस्ट्रेट का पावर है, तो उसे होल्ड कर सकता है एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसे होल्ड कर सकता है। उसके बाद आ जाता है 160 अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। ये अटेंडेंस उन विटनेसेस की है जिनका बयान लिया जाता है 161 के तहत। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस पुलिस लेती है, पुलिस बयान ले, ये सारा ये जो बयान होता है ये पुलिस लेती है। बाय पुलिस 161 के तहत जो भी बयान होते हैं वो पुलिस लेती है उनसे। लेकिन पुलिस जब भी बयान लेती है तो उनसे उससे पहले 160 में उसकी अटेंडेंस ली जाती है रजिस्टर में कि इसकी अटेंडेंस ली गई है, उसके बाद इसका ये बयान होंगे 161 के। विटनेसेस के जितने भी क्राइम में विटनेसेस होते हैं उनके 161 में बयान लिए जाते हैं और उससे पहले उसकी 160 में अटेंडेंस ली जाती है। तो चलते हैं आगे 161 का जो एग्जामिनेशन होती है, स्टेटमेंट होती है 161 एग्जामिनेशन, इसे एग्जामिनेशन भी कहते हैं लॉ में और स्टेटमेंट भी कहते हैं। अगर वो जिससे भी ली गई होगी 161 की, वो हमेशा पुलिस ही लेती है। 161 की एग्जामिनेशन कहें या स्टेटमेंट कहें, वो पुलिस ही लेती है। अगर वो 162 कहता है, अगर वो स्टेटमेंट जो पुलिस को दी गई है अगर वो साइन नहीं है उस बंदे की, उस पर जिसने बयान दिया है, अगर उसकी सिग्नेचर नहीं है उसके नीचे दी, उसकी अपनी नहीं की उसने या नहीं ली पुलिस ने या कोई भी वजह हो सकती है, तो मजिस्ट्रेट वो लेगा, उससे इनकार नहीं करेगा 162 के तहत कि मजिस्ट्रेट इनकार नहीं कर सकता कि ये जो है ना सिग्नेचर नहीं है इस पर, मैं कैसे लूँ। तो एनी हाउ उसे लेनी है 162 के तहत। स्टेटमेंट में सिग्नेचर उसके नीचे की गई हो या ना की गई हो उसे लेनी है 162 के तहत। अगर कोई एफआईआर में बयान रह जाता है या कोई भी ऐसी चीज होती है या डिटेनी बाद में मिलता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है जैसे कि कोई अगवा हो गया, उसकी एफआईआर लॉन्च हो गई, उसके बाद वो मिल गया, तो फर्दर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है वो 162 के तहत होती है, जो फर्दर स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई होती है। 163
163 के तहत पुलिस पकड़े हुए, जिसे उसने पकड़ा है, कोई भी है मुलजिम जो उसकी गिरफ्त में, उसे कोई भी ऑफर नहीं दे सकती कि तुम ये उससे कोई वादा नहीं कर सकती, उसे कोई ऑफर नहीं दे सकती कि तुम ये बयान दो, या कोई भी उस इन्वेस्टिगेशन में, या कोई भी पुलिस का कोई भी मेंबर उसे 163 के तहत कोई भी ऑफर वगैरह नहीं दे सकता कि तुम ये बयान दो, तुम्हारे साथ ये करेंगे, अगर ये बयान दोगे तुम ये कहो ये ना कहो, ऐसी कुछ भी ऑफर, कोई भी ऑफर नहीं दे सकते 163 के तहत पुलिस वाले। 163 के बाद आता है 164, पावर टू रिकॉर्ड कन्फेशन या स्टेटमेंट कहें। ये मजिस्ट्रेट का पावर है, और मजिस्ट्रेट जो है वो रिकॉर्ड करता है। कन्फेशन भी किसी के अगर कोई इकरार जुर्म करना चाहता है तो, या कोई भी पुलिस वाले जिसे भी लेकर आते हैं तो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जाती है मजिस्ट्रेट के पास 164 के तहत। जिसे भी कोई भी ऐसी औरत या ऐसा कोई शख्स या कोई बच्चा या कोई अगवा किया गया हुआ शख्स, उसे इन्वेस्टिगेशन में मिलते हैं पुलिस वालों को, तो उन्हें 164 के तहत बयान जो है रिकॉर्ड करवाने के लिए पुलिस वाले लेकर आते हैं। तो जब लेकर आते हैं ना पुलिस वाले उनको 164 के तहत, तो उससे पहले उसको ऑफर देते हैं 163 में। तो ये वो ऑफर थी 163 वाली कि तुम ये बयान देना ये ना देना, तो ऐसी कोई भी ऑफर 163 के तहत वो नहीं दे सकते पुलिस वाले उसको। और जब भी 164 के तहत किसी को भी उसके मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, तो 63 के तहत मजिस्ट्रेट को पावर है कि अगर उसे लगता है कि ये इसके खिलाफ साजिश की गई है, इसे फंसाया गया है, या इसे इस केस में किसी के कहने पे इन्वॉल्व किया गया है, कुछ भी XYZ, 63 के तहत मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो उसे रिलीज कर सकता है उसी वक्त। और जैसे FIR लॉन्च होती है किसी के खिलाफ, उसके बाद जो है 165 और 166 के तहत पुलिस सर्च कर सकती है, तलाशियां ले सकती है किसी भी नाके पे, किसी भी चौराहे पे, और किसी भी जहाँ पर भी उसे लगता है कि यहाँ हो सकता है कि ये मुजरिम छुपा हुआ हो या कुछ ऐसा हो, तो जहाँ पर भी चाहे तो सर्च तलाशी ले सकती है। पर इसमें यह है कि अगर कोई ऐसी मखसूस जगह पर जहाँ पर वो सर्च करना चाहती है, तो उसके इन रिटन में जो है ना पुलिस के पास, अगर कोई मस्जिद हो गई या किसी का घर हो गया या ऐसा कुछ हो गया, तो वहाँ पर दाखिल होने से पहले उनके पास सर्च वारंट होना लाजमी है इन रिटन सीशन जज का। वहाँ के सीशन जज से परमिशन लेंगे इन रिटन, उनके पास रिटन सर्च वारंट होगा, उसके बाद किसी घर में अंदर दाखिल होकर उसकी तलाशी ले सकते हैं, वरना नहीं। उसके बाद आ जाता है 167, व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। अगर को इन्वेस्टिगेशन 24 घंटों के अंदर पूरी कंप्लीट नहीं होती, तो मजिस्ट्रेट के पास पेश होकर और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टाइम लेते हैं कि हमें इतना टाइम दिया जाए। तो एक दिन तो हो गया वो FIR वाला, उसके बाद 14 डेज तक, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, ऐसे जो है ना अलग अलग रिमांड मिलता है, जिसे कहते हैं फिजिकल रिमांड। वो भी ले सकते हैं अगर कोई उसमें बंदा है, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं किसी बंदे से, तो उसका भी फिजिकल रिमांड इसी में ही लेते हैं 167 के तहत। अगर कोई बंदा नहीं भी होता तो भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, तो फिर भी वो टाइम ले सकते हैं 167 के तहत मजिस्ट्रेट से कि हमें इतना टाइम और चाहिए, 2 दिन 3 दिन जितना भी। तो एक हो गया FIR वाला दिन। उसके बाद 14 डेज हो गए अलग से, वो इकट्ठे नहीं ले सकते 14 डेज, थोड़ा थोड़ा करके। बाकी अगर कोई क्रिमिनल जैसे होता है दहशतगर्दी वाला मामला, तो उसमें मिल सकता है, लेकिन ये आम क्राइम्स में जो है वो इकट्ठे नहीं मिलता, अलहदा अलहदा करके उन्हें मिल सकता है। फिजिकल रिमांड भी हो गया या इन्वेस्टिगेशन का टाइम हो गया, जो भी कहें आप इसे, वो मिल सकता है। उसके बाद 168,
रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, जो भी उसमें आई होता है मीन्स के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो इस जहाँ पर भी एफआईआर लॉज होती है जिस भी थाने में, पुलिस स्टेशन पर, तो वहाँ पर वो रिपोर्ट भेजता रहता है कि जांच यहाँ तक पहुँची है, इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक पहुँची है, यहाँ ये हो गया, इन्वेस्टिगेशन में ये चल रही है, यहाँ तक जितनी जितनी होती जाएगी वो रिपोर्ट करता जाएगा थाने वालों को। जो थाने पर एसएचओ होता है या कोई भी ऑफिसर होता है, तो उसको वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि जांच यहाँ तक हो चुकी है। उसके बाद 169 रिलीज अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, अगर एविडेंस नॉट बी सफिशिएंट, एविडेंस नहीं मिलता तो आईओ को पावर है, ये पावर है आईओ को, 169 की आईओ को पावर है। आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसको पावर है कि वो किसी भी स्टेज पर अगर उसे लगता है कि ये वो नहीं है जिसने जुर्म किया हो या ऐसा कुछ उसे लगता है, तो 169 के तहत उसे रिलीज कर सकती है थाने से ही। ये आईओ को पावर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। उसके बाद 169 के बाद 170, उसमें कहा गया है अगर एविडेंस सफिशिएंट है, केस कंप्लीट होने वाला हो गया है, तो मजिस्ट्रेट को जो है सेंड कर दो आप। 170 उसके बाद आ जाता है 171। 171 में ये कहते हैं कि 171 सेक्शन ये कहता है कि जो है ना, कंप्लेनेंट और विटनेसेस, जो केस में कंप्लेनेंट होते हैं और विटनेसेस होते हैं, वो जो है ना, उनको पुलिस प्रोटोकॉल नहीं देगी। मिसाल के तौर पर जब भी अक्यूज को, मुलजिम को लाया जाता है कोर्ट में, तो पुलिस जब उसे लेकर आती है तो ये नहीं कि पुलिस फिर कंप्लेनेंट को भी और विटनेसेस को भी साथ साथ लेकर आए और आगे आगे गाड़ी चले उनकी, कंप्लेनेंट की और विटनेसेस की पीछे पुलिस आ रही हो अक्यूज को लेके, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो ऐसा नहीं हो सकता। तो 171 में ये रोका गया है कि ऐसा कुछ जो है ना पुलिस नहीं करेगी, उन्हें कंपनी नहीं देगी, इसे कंपनी कहते हैं इस सेक्शन में। तो ऐसी कोई भी मतलब अमल ऐसा कुछ भी हो तो ऐसा पुलिस को नहीं करना 171 के तहत। 172 डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन, जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनके पास रजिस्टर्स होते हैं जिनके तहत उनका आना जाना निकलना, उनका थाने में एंट्री होना, एंट्री करके बाहर जाना, सारा रजिस्टर्स होते हैं, सारे के सारे, सारा उसमें कुछ लिखा होता है, उसकी एंट्रीज वगैरह आने की जाने की। तो पुलिस जो है ना ये सारा अमल दरामद करती। तो उसके ये है कि जज जब भी चाहे तो वो डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन, जैसे ही उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन में लिखा है कि हमने ये रिपोर्ट बनाई थी इस टाइम पर इस तारीख पर, तो रजिस्टर्स होते हैं जिनमें वो निकलने की एंट्रीज वगैरह होती हैं। तो वो जज जब भी चाहे तो वो डायरीज जो है प्रोसीडिंग वाली, इन्वेस्टिगेशन वाली, वो भी और रजिस्टर्स भी मंगवा सकता है कोर्ट में। वो जज 172 के तहत डायरीज और रजिस्टर्स वगैरह वो कॉल करवा के पुलिस से मंगवा सकता है कि वाकई उसमें भी यही एंट्रीज हैं कि नहीं है, ये टाइम सेम वहाँ पर भी आपका निकलने का है कि नहीं है। तो फाइनली चालान सबमिट होता है 173 में, जिसे कहते हैं कि चालान सबमिट होता है। उसमें ये होता है कि एफआईआर भी होती है, 161 के बयान भी होते हैं, अगर फर्दर स्टेटमेंट कोई होती है तो 162 में वो भी होती है। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी होते हैं। तो इससे जो है कहते हैं कि रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, ये पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट होती है, वो बनाई गई होती है, इसमें सारा कुछ होता है। तो इसे चालान भी कहते हैं कि चालान सबमिट हो गया 173 के तहत, उसमें हो गई रिपोर्ट्स वगैरह, तो सेम होता है। रिपोर्ट्स हो गई, ये सारा कुछ यही हो गया। रिपोर्ट्स में 1 से 54, 161, 1
62, और डॉक्यूमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो कुछ भी हो सकता है डॉक्यूमेंट्स में। तो ऐसा कुछ भी हो गई, ये रिपोर्ट्स वगैरह हो गई, ये सारा पुलिस ऑफिसर लेके आता है 173 के तहत, जिसे कहते हैं चालान सबमिट हो गया, अगर वो रिपोर्ट वगैरह हर चीज़ जमा कराते हैं तो। उसके बाद चलता है ट्रायल। तो इसमें ये है कि कुछ सेक्शंस हैं जो लॉ गेट हवाले से भी आपके काम के हैं, तो थोड़ा उनको देखते हैं। उसके बाद फिर चालान सबमिट होने के बाद फिर ट्रायल आता है कोर्ट में, तो फिर वहाँ मूव होते हैं। तो उससे पहले कुछ थोड़े से सेक्शन हैं जो लॉ गेट हवाले से भी काम में आएंगे टेस्ट वगैरह में, तो थोड़े से उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो काफ़ी सुना है कि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, और मजिस्ट्रेट या कमिश्नर अपॉइंट जो भी होता है वो इंक्वायरी करेगा। लेकिन ये सेक्शन है 174, इसमें पुलिस इंक्वायर करेगी। पुलिस इंक्वायर टू रिपोर्ट इन सुसाइड केस, जो सुसाइड कर जाता है बंदा या सुसाइड केस ऐसा कोई सामने आ जाता है, तो जिस हद में आता है किसी पुलिस स्टेशन की, उसके हद लगती है, तो जिसकी भी वो जुरिस्डिक्शन में आता है कि वहाँ पर ऐसा कोई अमल हुआ है किसी था पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में, तो वहाँ जाके वो उसकी पुलिस जो है वो इंक्वायर करेगी और रिपोर्ट बनाएगी। तो अगर लॉ गेट में कोई ऐसा सवाल आता है कि क्या पुलिस इंक्वायर कर सकती है, तो हाँ, कर सकती है। 174A, इसमें ये कि कोई बंदा इंजरी बर्न जो थी, तो कोई इंजरी हो जाता है, मरता नहीं है, लेकिन वो ये है कि मरते मरते बच जाए वो, और मरते मरते बच जाए, जल जलते 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 मरने से बच जाए, लेकिन वो इंजरी हुआ इंजरी उसकी हुई हो, तो इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी 174A के तहत, वो भी हद का एसएच होगा, जिसको हद लग वो जुरिस्डिक्शन लगती होगी पुलिस थाने की, पुलिस स्टेशन की, वही इसकी भी जो है इंक्वायरी करेगा। 175, इसमें पावर है कि पुलिस उन्हें जो है ना मंगवा सकती है कि भाई ये जो मरते मरते बचा, ये भी ऐसे भी पुलिस जो है इससे भी बयान लेगी, कैसे भी बुला के इससे भी बयान लिए जा सकते हैं, या पुलिस चल के जाए उनके पास, उनके बयान ले, या इससे रिलेटेड बंदे, जिस जैसे कि 174 में कोई मर गया, सुसाइड कर गया, तो वहाँ देखने वाले या उसके अड़ोस पड़ोस वाले, इन 174 और 174A, इन दोनों के बयान पुलिस लेगी 175 के तहत, उन्हें बुला के, और उससे रिलेटेड जो भी बंदे होंगे उन्हें बुलाकर उनके बयान ले सकती है, या खुद जाके चलकर जाके उनके पास बयान उनके रिकॉर्ड कर सकती है। उसके बाद आता है 176। 176 के तहत इंक्वायरी करेगा मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। उसके एक पुलिस कस्टडी, अगर कोई पुलिस की हिरासत में, पुलिस की गिरफ्त में कोई बंदा मर जाता है, तो कैसे मरा, क्या क्या हुआ उसे, तो उसकी इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करेगा। उसके अलावा ये इसका सब सेक्शन 176 सेक्शन का सब सेक्शन 1, और उसका जो 176 का सब सेक्शन 2 है, वो है कि अगर कोई बंदा मर जाता है तो उसकी कब्र कुशाई, उसको कब्र से निकाल कर फिर उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसकी परमिशन जो है, उसके पावर जो है मजिस्ट्रेट को है 176 सेक्शन के सब सेक्शन 2 के तहत, डिसेंटर कॉर्पसेस। तो इसके जो पावर है वो मजिस्ट्रेट के पास है 176 2 के तहत। जैसे कब्र कुशाई कहते हैं, कब्र से निकाल के किसी बंदे का कोई लगता है कि वाकई इसका मर्डर हुआ है, इसकी मौत ऐसे नहीं हुई, तो उसको पोस्टमार्टम उसकी रिपोर्ट फिर बनाते हैं परमिशन ऑफ 176 सब सेक्शन 2 के तहत। तो ये लॉ गेट के हवाले से कुछ सेक्शन है। तो अभी इसे क्लोज करके वापस जाते हैं 173, जहाँ से चालान सबमिट हुआ था। फिर चालान सबमिट होता है कोर्ट में, तो अभी चलेंगे फिर ट्रायल की तरफ। अभी जहाँ पर
चालान सबमिट होगा, उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास चालान सबमिट हो गया। तो अगर सेक्शंस ऐसे लगे हुए होंगे उसमें एफआईआर में कि मजिस्ट्रेट के चलाने जैसा सेक्शंस लगे हुए हैं, तो मजिस्ट्रेट खुद अपने पास रखेगा, या उसके अलावा अगर सेक्शंस वो खुद चलाएगा। अगर सेक्शंस सेशन कोर्ट के लगे हुए हैं उसमें, तो वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को ट्रांसफ़र कर देगा। फिर सेशन जज अपने पास केस रखता है या किसी एडिशनल के पास ट्रांसफ़र कर देता है, वो उस पर डिपेंड है। तो जहाँ पर भी वो फिर चालान सबमिट होने के बाद केस ट्रायल कोर्ट में होगा, जिस ट्रायल कोर्ट में भी होगा, जो भी कोर्ट होगी, तो वहाँ पर फाइल किया जाएगा। अगर वो बेलेबल सेक्शन, उसके बाद बेल होती है इन बेलेबल सेक्शंस 496 के तहत, जिसमें ऑलरेडी ऐसे सेक्शंस होते हैं कुछ कि वो बेलेबल होते हैं, उनमें ऑलरेडी बेल मिली हुई होती है, तो उसमें बेल हो जाती है। बेल कभी फाइल करने की उसमें ज़रूरत नहीं भी होती, ऐसे ही बस श्योरिटी दे के डायरेक्ट आप उसमें बेल ले सकते हैं। और कुछ सेक्शंस होते हैं ऐसे जिनमें वो जो नॉन बेलेबल होते हैं, तो उसकी बेल जो दाखिल की जाएगी वो 497 के तहत उन बेलेबल से नॉन बेलेबल सेक्शंस में वो एप्लीकेशन फाइल कर बना के एप्लीकेशन, वो फिर उसी ट्रायल कोर्ट में जहाँ पर केस फाइल होगा, ट्रायल कोर्ट में चल रहा होगा, वहीं पर जो है 497 के तहत नॉन बेलेबल सेक्शंस में बेल दाखिल कर सकते हैं। अभी ये देखना होगा कि वो नॉन बेलेबल सेक्शंस में बेल कैसे होती है, तो उसके तरफ हम अभी आते हैं। तो 497 497 नॉन बेलेबल सेक्शंस में बेल। फिर उसमें ये देखा जाता है कि ये सेक्शंस इसमें जो लगे हुए हैं, इनकी सेक्शंस की जो सज़ा है वो 10 साल से ज़्यादा है या कम है। अगर वो 10 साल से सज़ा कम है तो वो नॉन प्रोहिबिटरी में आते हैं, मतलब कि इसकी 10 साल से कम है तो उसकी बेल हो जाती है। उसके बाद 10 साल से अगर ज़्यादा है, उसमें सेक्शंस लगे हुए हैं ऐसे कि उनकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा है, तो अभी हम उसकी तरफ आते हैं। तो हम आ जाते हैं अभी प्रोहिबिटरी क्लास पे। वो था नॉन प्रोहिबिटरी 10 साल से कम, अभी आ गया प्रोहिबिटरी मीन्स के 10 साल या उससे ज़्यादा की कैद। तो उसमें ये देखा जाएगा कि कोई ऐसी औरत जिसके पास सकिंग बेबी ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कि कोई उसका दूध पीता हुआ बच्चा है, तो उसे भी बेल मिल सकती है। अगर उस पर भी 10 साल से ज़्यादा वाले सेक्शंस लगे हुए हैं, जिनमें ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें 10 साल से ज़्यादा की कैद है, तो उसमें भी उसको बेल मिल सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग वाली, दूध पीता हुआ बच्चा हो जिस औरत के पास, पहले नंबर पर देखा जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखा जाएगा अंडर एज, 16 साल से जिसकी कम उम्र हो। उसके बाद देखा जाएगा तीसरे नंबर पर कोई बीमार बंदा, जिसके पास जो भी बीमार हो या ऐसा कोई, तो उससे भी बेल मिल सकती है। तो ये थे बेल वाले सेक्शंस। ये फाइल होंगे उसी ट्रायल कोर्ट में जहाँ पर केस चल रहा होगा, तो चलने से पहले ही ये फाइल की जाती है बेल वगैरह, ताकि हम बेल हमें दी जाए। उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। तो अभी ट्रायल होते हैं, एक होता है मजिस्ट्रेट ट्रायल, दूसरा होता है सेशन ट्रायल। तो मजिस्ट्रेट ट्रायल जो होता है वो शुरू होता है 241 से 250 तक, और जो सेशन और हाई कोर्ट का ट्रायल होता है, सी मतलब हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का ट्रायल होता है 265 ए से एन तक। तो हम पहले जो है डिस्कस करेंगे मजिस्ट्रेट ट्रायल की तरफ, तो मजिस्ट्रेट ट्रायल को इसकी तरफ आते हैं, तो उसके बाद फिर सेशन ट्रायल को डिफाइन करेंगे। तो मजिस्ट्रेट ट्रायल की तरफ हम आ गए। तो उसमें पहले नंबर पर होता है 241, उसके तहत होती है कॉपी सप्लाई। तो वो फ्री ऑफ कास्ट उसे दी जाती है, मतलब कि उसे कापीज़ वगैरह जो उसके खिलाफ केस दाखिल किया गया या उसके खिलाफ 161 के बयान वगैरह हैं, वो सारे उसे फ्री ऑफ कास्ट दिए जाते हैं एक्यूज को। तो वो 241 में कापी सप्लाई होती है। उसके बाद हम फिर आते हैं, उसके बाद हम आते हैं 242 चार्ज फ्रेमिंग।
इसमें ये होता है कि चार्ज फ्रेम होता है, मतलब जिसे कहते हैं ये केस पक्का हो गया, अभी आपका केस चलेगा, तो इसे कहते हैं चार्ज फ्रेमिंग। तो उसे सारा कुछ बताया जाता है हर चीज़ के, भाई ये क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो नहीं करते हो। तो ये चार्ज फ्रेम होता है, उससे सारा कुछ बयान बताया जाता है कि तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि ये तुम्हारे ऊपर एफआईआर दाखिल की गई है, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। 242 के बाद आता है 243, जिसमें वो प्लीड गिल्टी करता है कि हाँ ये इकरार जुर्म करता है कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये गलती की है या मैंने ये जुर्म किया है, वो 243 में। फिर उसे उसके मुताबिक फिर सज़ा दी जाती है। या तो फिर होता है समरी ट्रायल, अभी देखते हैं हम समरी ट्रायल की तरफ आते हैं। तो आता है उसके बाद अगर प्लीड गिल्टी होता है तो उसे सज़ा दी जाएगी। अगर मजिस्ट्रेट देखता है कि ये तो इतना लंबा चौड़ा खींचने की इसकी ज़रूरत नहीं केस को, इसे समरी ट्रायल में ख़त्म किया जा सकता है, तो उसमें ये होगा कि समरी ट्रायल में उसे जैसे ही जज को लगता है कि ये मुजरिम है ही नहीं, इसे फंसाया गया है, तो उसे एक्यूटल किया जा सकता है। अगर उसे लगता है कि ये छोटा मोटा जुर्म इसने कर लिया है, इसे छोटी सज़ा दे के उसमें छोटी सज़ा उसको कम से कम जितनी सज़ा होगी वो दे सकता है समरी ट्रायल में। अगर सज़ा 1 महीने से कम होगी तो उसमें ये कि उसकी अपील नहीं होगी। अगर 1 महीने से ज़्यादा की सज़ा है तो फिर उसमें अपील की जा सकती है समरी ट्रायल में, अगर उसे सज़ा दी गई है तो। अगर समरी ट्रायल भी नहीं चलता, वो प्लीड गिल्टी भी नहीं करता, कि वो कहता है कि नहीं मैंने ये जुर्म नहीं किया, तो फिर ये है कि फिर वो नॉट प्लीड गिल्टी करेगा 244 में। फिर ये होता है कि नॉट प्लीड गिल्टी, वो इकरार जुर्म नहीं करता और कहता है कि मैंने ये कुछ किया ही नहीं। तो फिर ये होता है कि वो अगर अपनी कोई शाहिदी देना चाहता है, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग वगैरह या कोई ओन एविडेंस अपनी, मतलब कोई, तो वो 340 में जो है अपनी एविडेंस वगैरह जो है रिकॉर्ड करा सकता है। उसके बाद होता है, थोड़ी लाइट चली गई थी तो उस वजह से थोड़ा इधर उधर है। तो हम कहाँ थे, नॉट प्लीड गिल्टी। तो नॉट प्लीड गिल्टी अगर कोई करता है तो उसके साथ साथ ओन एविडेंस, अपनी जो एविडेंस होती है वो रिकॉर्डिंग वगैरह हो या उसका कोई ऐसी उसके पास शाहिदी या गवाही हो, जैसे कि कोई वीडियो वगैरह हो गई, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसी हो गई, या कहीं पर उसकी ऐसी एंट्री हो गई ओन अपनी एविडेंस, तो 340 में वो अपनी ओन एविडेंस पेश कर सकता है। उसके बाद अगर किसी और की गवाही पेश करना चाहता है, कोई उसके और गवाह हैं जो गवाही दे सकते हैं कि ये तो वहाँ पर मौजूद था ही नहीं, ये हमारे साथ था, ये यहाँ पर था, तो वो गवाही जो भी उसके अदर विटनेसेस होंगे, जो नॉट प्लीड गिल्टी करता है कि ये मैंने जुर्म किया ही नहीं, मैं तो वहाँ पर था ही नहीं, तो 505 में अदर विटनेसेस अपने पेश कर सकता है। उसके अलावा अगर कोई नॉट प्लीड गिल्टी करता है तो वो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि केस चलाकर उसे साबित करे कि वाकई वो मुल्जिम है या मुजरिम है जो भी, तो वो उसकी जिम्मेदारी है प्रोसिक्यूशन की कि उसे वो गुनहगार साबित करें। प्रोसिक्यूशन जो है वो एविडेंस चलाएगा। 364 के तहत प्रोसिक्यूशन जो है वो एविडेंस चलाएगा, जिसमें ये है कि हम एप्लीकेशन दे सकते हैं। जब प्रोसिक्यूशन केस चलाती है 364 के तहत, उसमें ये है कि वो ऐसा होता है कि उसके अक्यूज के खिलाफ 2 केसेस होते हैं। एक केस से वो बरी हो जाता है मेन केस से, तो ये है कि वो मेन केस की जजमेंट वगैरह हम लेके 249A के तहत एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जहाँ पर केस चल रहा होता है, दूसरा मेन केस से वो आज़ाद हो चुका होता है, तो वो हम 249 के तहत एप्लीकेशन फाइल करते हैं, या उसमें गवाह वगैरह नहीं आते, या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जिसके तहत हम 249 जो है एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जहाँ पर ट्रायल चल रहा होता है। तो
उसमें ये है कि वो एक्यूटल हो जाता है, केस खत्म हो जाता है, कोर्ट उसे एक्यूटेड कर देती है, केस से बरी। यहाँ तो फिर ये कि एविडेंस चला के उसे कन्विक्ट भी 245 के तहत सज़ा भी दे सकती है। लेकिन हम ये है कि एप्लीकेशन फाइल वकील ही करेगा, वकील होगा वो फाइल करेगा ट्रायल में, जहाँ पर ट्रायल चल रहा होगा और जहाँ पर प्रोसिक्यूशन केस चला रही होगी वहाँ पर 249 की एप्लीकेशन फाइल की जाती है। जब प्रोसिक्यूशन केस चला लेता है अपना पूरा का पूरा, तो उसके बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड होती है 342 के तहत। उसमें यह कि अक्यूज से फाइनली पूछा जाता है कि तुमने ये जुर्म किया है नहीं किया है, अगर नहीं किया तो फिर पुलिस ने तुम्हें क्यों पकड़ा है। तो इस वजह से ऐसे कुछ सवाल जज करता है, कोर्ट करती है उससे, अक्यूज से, तो उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज। फिर वो बयान देता है जो भी उसे रिकॉर्ड करते हैं, जिसे कहते हैं 342 के तहत स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड। स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड होने के बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जो एडवोकेट होता है उस केस में, लायर होता है अक्यूज्ड का, वो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करता है। उसके बाद फिर जो है उसी दिन या नेक्स्ट स्टेज पे फिर जजमेंट होती है। उसके बाद फिर कोर्ट जो भी जजमेंट देती है 366 से 373 में, ये सेक्शंस हैं जजमेंट के। फिर जजमेंट में या तो उसे आज़ाद किया जाता है या तो उसे सज़ा दी जाती है। अगर उसे सज़ा दी जाती है कन्विक्ट, तो वो अपील करता है 408 में सीशन कोर्ट में, वो अपील करेगा। अगर वो बरी हो जाता है तो अक्यूटेड। या ये हो ये हो गया मजिस्ट्रेट ट्रायल जो है वो कंप्लीट जजमेंट तक। उसके बाद हम आते हैं अभी सीशन ट्रायल की तरफ, और हम आ रहे हैं अभी सीशन और हाई कोर्ट ट्रायल। तो उसमें वो शुरू होता है 265A से 265N तक, जिसमें पहले पहले उसमें भी ऐसा ही होता है कि कॉपी सप्लाई होती है, और कॉपी सप्लाई जैसे मजिस्ट्रेट में होता था उसका सेक्शन चेंज था, इसका चेंज है। 265C के तहत कॉपी सप्लाई होगी इसमें। तो उसके बाद चार्ज फ्रेम होगा 265D के तहत। 265D में जो है चार्ज फ्रेम होगा इसका, सीशन का। उसके बाद इसमें भी समरी ट्रायल होता है। तो हम आते हैं अभी समरी ट्रायल की तरफ। इसमें जैसे मजिस्ट्रेट ट्रायल में हुआ था वैसे ही इसी में कॉपी सप्लाई होती है, उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह एफआईआर होती है, 161 के बयान होते हैं वो उसे दिए जाते हैं 265C के तहत कॉपी सप्लाई। उसके बाद चार्ज फ्रेम, जैसे केस चार्ज फ्रेम होता है, जैसे चार्ज फ्रेमिंग होती है 265D के तहत सीशन में। तो इसमें ये कि उसे बताया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ ये चार्ज फ्रेम किए गए हैं, तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं, तो क्या तुम इसे मानते हो। अगर वो मानता है तो प्लीड गिल्टी 265E के तहत हो जाता है। उसे फिर वो जितनी बनती है उसकी सज़ा वो उसे दी जाएगी 265E के तहत प्लीड गिल्टी, अगर वो करता है खुद, तो इकरार जुर्म जिसे कहते हैं। अगर नहीं, कोर्ट को लगता है कि चार्ज फ्रेम के तहत, उसी दौरान चार्ज फ्रेम के तहत लगता है समरी ट्रायल चलाकर इतना बड़ा जुर्म नहीं है, इसे इसमें इतनी बड़ी केस को लंबा चौड़ा खींचने की ज़रूरत नहीं, तो फिर वो कोर्ट समरी ट्रायल, उसे लगता है कि ये को जो है पुलिस की पॉलिसी है, उसने पुलिस ने इसके ऊपर जो है बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हुए हैं या किसी के कहने पे इसे फंसाया हुआ है, तो समरी ट्रायल में जो है ना 263 264 के तहत उसे समरी ट्रायल चलाकर सेशन कोर्ट उसे एक्यूटल भी कर सकती है। अगर उसे सज़ा देती है कन्विक्ट, तो सज़ा अगर 1 महीने से कम होगी तो उसकी अपील नहीं की जाएगी। अगर 1 महीने से ऊपर की सज़ा है, ज़्यादा है 1 महीने से, तो उसकी अपील हो सकती है। अगर 1 महीने से कम सज़ा है तो उसकी अपील नहीं होगी। अगर वो करता है नॉट प्लीड गिल्टी, तो हम आते हैं फिर, अगर वो कहता है कि मैंने ये जुर्म किया ही नहीं,
प्लीड गिल्टी। तो ये है कि प्लीड गिल्टी अगर वो नहीं करता तो नॉट प्लीड गिल्टी। उसमें ये है कि 340 के तहत अपनी शाहिदी दे सकता है कि ओन एविडेंस में वहाँ यहाँ पर नहीं था उस वक्त जहाँ पर ये वाकया हुआ, मैं कहीं और था। अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह, अपनी एंट्रीज वगैरह वो ओन एविडेंस 340 के तहत जमा करा सकता है कि मैं तो वहाँ पर था ही नहीं, आई एम नॉट प्लीड गिल्टी। वो नहीं करेगा इकरार जुर्म, क्योंकि उन्होंने उसने कहा होगा कि मैंने जुर्म किया ही नहीं, मैं वहाँ पर था ही नहीं। और ऐसी कोई उसे उसके दोस्त वगैरह या यहाँ पर जहाँ पर वो था, जहाँ पर काम करता था, जहाँ पर वो उस वक्त था वाकये के वक्त कहीं और था, तो जहाँ पर भी था दूसरे गवाह अगर वो पेश करना चाहे तो 505 में अदर विटनेसेस को वहाँ पर पेश कर सकता है। और उसमें ये कि ये हो गई उसकी नॉट प्लीड गिल्टी करने वाला जो अक्यूज पर्सन है, ये उसकी ओन एविडेंस और अदर विटनेसेस। अगर उसमें ये कि एविडेंस प्रोसिक्यूशन चलाएगा, जाहिरी तौर है उसे साबित करना है प्रोसिक्यूशन को। 265 एफ के तहत प्रोसिक्यूशन एविडेंस चलाएगा कि ये जुर्म इसने किया है या नहीं किया, क्योंकि वो तो जाहिर बात है कहेंगे कि इन्होंने जुर्म किया, तो 265 के तहत वो फिर एविडेंस प्रोसिक्यूशन के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो साबित करे कि इसने ये काम किया है, ये क्राइम वगैरह या जुर्म जो भी आप कह लें, तो वो एविडेंस जो है प्रोसिक्यूशन के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। 353 से लेकर 365 तक एविडेंस इन सेक्शन के तहत चलेगी। इसमें यह कि 265 के की एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं, उसमें अगर विटनेसेस वगैरह नहीं चलते, वो नहीं आते उसमें गवाह वगैरह केस में, और प्रोसिक्यूशन या केस को नहीं चलाती। उसके अलावा यहाँ ऐसा भी होता है अगर किसी के ऊपर दो केसेस होते हैं, मेन केस से वो बरी हो जाता है तो दूसरा केस चल रहा होता है, तो उसमें यह कि मेन केस से बरी हो गया है तो उसकी जजमेंट वगैरह लेके 265 एप्लीकेशन के साथ अटैच करके हम जहाँ पर ट्रायल चल रहा होता है दूसरे केस का, उसमें हम वो दे सकते हैं। उसके तहत उसको एक्यूटल करवाया जा सकता है। 253 से लेके 365 तक ये सेक्शंस एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूटर केस चलाने के लिए। उसके बाद होता है स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड रिकॉर्ड 265 जे के तहत कि स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज से फाइनल पूछा जाता है, केस चल जाने के बाद प्रोसिक्यूशन ने चला लिया, उसके बाद कोर्ट उससे पूछती है जज कि क्या ये जुर्म तुमने किया है कि नहीं किया। अगर वो कहता है कि मैंने नहीं किया तो उससे फिर कहा जाता है कि फिर पुलिस ने तुम्हें क्यों पकड़ा, क्या बात थी, क्यों ये कंप्लेनर ने तुम पर इल्ज़ाम लगाया है, क्या वजह है। तो जो भी वो जवाब देगा उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड। 265 जे के तहत वो रिकॉर्ड की जाती है। स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड हो जाने के बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो उस अक्यूज का वकील होता है वो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करता है। और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो जाने के बाद आ जाती है कोर्ट की तरफ से जजमेंट। 366 से लेकर 373 तक ये सारे सेक्शंस जजमेंट के लिए, तो इनके मुताबिक फिर जजमेंट आती है। तो जजमेंट के बाद क्या होता है तो हम आगे देखते हैं, थोड़ा इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है, तो हम फिर उसको डिफाइन करते हैं जजमेंट के बाद क्या होता है। तो जजमेंट आ गई, जजमेंट अगर उसे सजा आ जाती है कन्विक्ट, तो फिर उसकी अपील होगी हाई कोर्ट में क्योंकि सेशन ने उसे सजा दी हुई है, तो अपील होगी उसकी 410 हाई कोर्ट 410 में। उसके अलावा ये है कि उसकी बेल कन्विक्शन होगी जो होती है 426 में, मतलब कि उसे सजा दी गई है। अभी उसकी हाई कोर्ट में फिर 426 के तहत उसकी बेल की जाएगी दाखिल, वहाँ पे हाई कोर्ट में अपील भी की जाएगी। उसके अलावा कहा जाएगा जब तक कोर्ट का फैसला है हाई कोर्ट का, तब तक उसे बेल दी जाए 426 के तहत। ये तो हो गया कन्विक्ट। अगर वो अक्यूटल हो जाता है तो अभी देखते हैं वो
तो आ गए एक्यूटेड की तरफ। अगर वो आज़ाद हो जाता है तो फिर उसकी कंप्लेनेंट साइड जो होगा, कंप्लेनेंट होगा उसका, वो जो है अपील करेगा अगेंस्ट एक्यूटेड, जो है कैसे बरी किया गया इसके खिलाफ जो अपील होगी 417 417 के तहत अपील की जाएगी हाई कोर्ट में, कैसे एक्यूटल किया गया है उसके खिलाफ, इसे सज़ा दी जाए 417 के तहत। तो मजिस्ट्रेट ट्रायल और सेशन ट्रायल ये दोनों कंप्लीट हो गए। एफआईआर से लेके जजमेंट तक, जजमेंट से लेके अपील्स तक सारा मजिस्ट्रेट और सेशन ट्रायल दोनों कंप्लीटेड है। और हम अभी आगे चलते हैं। इसमें एक सेक्शन था एविडेंस प्रोसिक्यूटर, एविडेंस कैसे चलाता है प्रोसिक्यूटर। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट ट्रायल में भी था और सेशन ट्रायल में भी था, लेकिन ये सीआरपीसी में आता है एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूटर। लेकिन चलेगा कैसे, एविडेंस चलेगी कैसे, ये बताता है हमें कानून शहादत ऑर्डिनेंस, ये उसके तहत जो है एविडेंस रिकॉर्ड होती है। तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि कैसे होती है एविडेंस रिकॉर्ड कानून शहादत ऑर्डिनेंस के तहत। तो पहले शुरू में ये होता है, जैसे एविडेंस जो भी कंप्लेनेंट होता है उसके वो चलते हैं, पहले उनकी रिकॉर्ड की जाती है, जैसे कहते हैं चीफ एग्जामिनेशन। चीफ एग्जामिनेशन 132 QSO कानून शहादत ऑर्डिनेंस के तहत उसका चीफ रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी वो बयान उसने दिया था पुलिस को, सेम वही बयान उसे कोर्ट में देना होता है, जज के सामने। इसे कहते हैं चीफ एग्जामिनेशन। और क्रॉस एग्जामिनेशन उससे होता है 134 QSO कानून शहादत ऑर्डिनेंस के तहत। ये क्रॉस एग्जामिनेशन उससे होगा जिसने चीफ एग्जामिनेशन दिया होगा ऑन ओथ, ओथ के ऊपर उसने जो ना ओथ लेके कलमा पढ़ के या कुरान या गीता की कसम खा के कुछ भी करके जो ओथ जैसे लिया जाएगा, उससे जिससे भी ओथ लिया जाएगा चीफ एग्जामिनेशन में उससे क्रॉस किया जाएगा। और क्रॉस जो करेगा वो अक्यूज पार्टी वाला वो क्रॉस करे, डिफरेंट साइड जो भी होगा वो से क्रॉस करेगा। और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद होती है री एग्जामिनेशन 133 QSO के तहत। और री एग्जामिनेशन तब होती है जब क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेता है डिफेंडेंट का वकील, तो कुछ ऐसे फैक्ट्स जो होते हैं जिन्हें फिर जो है री एग्जामिनेशन करके उन्हें पूरा बताया जाता है कोर्ट को। जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन में वो अपने मकसद की बात निकाल लेता है डिफेंडेंट का वकील, तो ये होता है कि फिर कंप्लेनेंट साइड वाली जो पार्टी होती है उसका केस कमजोर होने को होता है, तो फिर उसकी री एग्जामिनेशन की जाती है ताकि कोर्ट को जो है पूरा मामला फिर खुले, ताकि बताया जाए, मतलब री एग्जामिनेशन में पूरा मामला कोर्ट के सामने आ सके। जो फैक्ट्स रह गए या बच गए, जो उसने अपनी मतलब की बात निकाल ली और कुछ छूट गया, जो छूट गया वो री एग्जामिनेशन के थ्रू 133 QSO के तहत जो है ना री एग्जामिनेशन करा के वो रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। बट परमिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की परमिशन होगी, कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाएगी, परमिशन ली जाएगी, उसके बाद फिर री एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। ये हो गए कंप्लीट एविडेंस प्रोसिक्यूटर के जो स्टेजेस थे जो कानून शहादत ऑर्डिनेंस के तहत थे, जैसे रिकॉर्ड होती है एविडेंस, ये उसके कुछ स्टेप्स थे, ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम फिर चलते हैं नेक्स्ट। शुरू में स्टार्टिंग में हमने देखा था 22A61, तो अभी ये 22A61 22 है क्या, तो अभी इसको थोड़ा सा खुलासा करते हैं। जो इसके मेन 6 इसका जो सबसेक्शन है 6 वो तकरीबन हमारे कोर्स में यूज़ होता है, तो थोड़ा इसकी तरफ देखते हैं, हम इसे थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं जो रह गया था शुरू में स्टार्टिंग में, क्योंकि वो एफआईआर की तरफ थे। अभी इसमें कुछ और भी पार्ट्स हैं तो हम उसकी तरफ आते हैं। 22A61 इसमें 61 वो है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर कोई भी पुलिस वगैरह जो एफआईआर नहीं आपकी दर्ज करती
तो इसके लिए ये है कि सेशन जज, जस्टिस ऑफ पीस, सेशन जज वो ऑर्डर करता है पुलिस को कि एफआईआर दर्ज की जाए, सेशन जज। उसके बाद होता है 2262 एप्लीकेशन का आयोजन। कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, किसी भी केस में उसको चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दी जाती है। उसके बाद आता है नंबर 3 पे 2263 2263 सबसेक्शन उसका 63, उसमें ये कि प्रोटेक्शन है। 2263 में प्रोटेक्शन ली जाती है अगर कोई पुलिस किसी को हरासमेंट करती है या कोई ऐसे अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं या कोई गुंडा वगैरह या कुछ भी, किसी को भी कोई बंदा हरास करता है, हरासमेंट की एप्लीकेशन फाइल की जाती है 2263 के तहत। 491 हेबस कॉर्पस, इसमें ये कि कोई भी कुछ ऐसा होता है कि कोई किसी को अपनी हिरासत में बंद कर लेता है, कैद कर लेता है अपने, कैसे भी करके किस हिसाब से भी कोई किसी की कैद में, तो 491 के तहत 491 के तहत हम एप्लीकेशन दे सकते हैं सेशन कोर्ट में, और ये सेशन ट्रायल है। उसके बाद आ जाता है 526 526 हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि ट्रांसफर जो एप्लीकेशन केस ट्रांसफर किया जाए। फिर ये है कि वो हाई कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी केस ट्रांसफर कर सकती है या खुद भी चला सकती है कि बस ये मामला इधर ही रहने दो, हाई कोर्ट खुद भी चला सकती है। उसके अलावा आ जाता है 527 527 पावर ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू ट्रांसफर केसेस। इसमें यह कि गवर्नमेंट जो होती है प्रोविजनल सूबे की, सूबाई हुकूमत, उससे पावर है कि वो केसेस वगैरह जो है वो ट्रांसफर कर सकती है। उसके अलावा 528 इसमें ये होता है कि जो सेशन जज होता है उसके अंडर में होते हैं असिस्टेंट सेशन जज, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट पे होता है, उसको दिए गए, उसको हाई कोर्ट से दिए गए होते हैं असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, वो सीनियर सेल भी जिसे कहते हैं हम, तो उनको केस ट्रांसफर करता है सेशन जज। फिर ये उसको एप्लीकेशन फाइल की जाती है 528 के तहत कि ये केस जो है सेशन जज खुद सुने या किसी और जज को ट्रांसफर कर दे उस असिस्टेंट सेशन जज से। तो फिर सेशन जज को पावर है, वो मामला खुद भी सुन सकता है जो उसको उसने दिया हुआ है। असिस्टेंट सेशन जज को केस ट्रांसफर पहले किया था, वो फिर वही केस अपने पास भी ट्रांसफर कर सकता है या किसी और जज को भी दे सकता है। तो उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी 528 के तहत। उसके अलावा मजिस्ट्रेट को भी पावर है कि वो केस ट्रांसफर कर सकता है, मजिस्ट्रेट केस ट्रांसफर 528 ए के तहत मजिस्ट्रेट भी केस ट्रांसफर कर सकता है। अगर एमसीक्यू आ जाए लॉ गेट में तो मजिस्ट्रेट को भी पावर है केस ट्रांसफर करने का।